अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक ही अफरा तफरी पड़ी हुई वो है कि इलेक्शन सुबह जो सा है चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ सारे देख रहे हैं। PMLN ने तो कह दिया है कि हम अपना कैंडिडेट का फैसला तब करेंगे जब पीपल्स पार्टी अनाउंस कर दे, और उनका ख्याल है कि अगर रज़ा रब्बानी साहब को अनाउंस करें तो जैसे नवासी साहब ने पहले कहा था कि हम अपना पूरा जो वेट है वो उनके पलड़े में डाल देंगे। रज़ा रब्बानी साहब के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं इस वक्त। जो जानने वाले अंदर की खबरें वो कहते हैं अगर इस वक्त बैटिंग हो रही होती तो 60-40 का रेशो था, और क्योंकि इशू ये बना हुआ है कि अगर रज़ा रब्बानी को नहीं लाते तो अगर PMLN वाले किसको लाएं तो फिर डिप्टी चेयरमैन के ऊपर इशू है। एक बड़े अच्छे बाखबर दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात सुनाई। उन्होंने कहा जी फजल रहमान साहब कह रहे हैं जूं का तू रहने दें, यानी कि उनका जो डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है, वो इन्हीं के रहे गफूर हैदर साहब, और इसी तरह सिस्टम चलता रहे। तो उनको डॉक्टर मालिक ने, जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के, नहीं सर वो अब्दुल मालिक हैं, तो उन्होंने कहा कि जी जूं तो रहेगा मगर तू बदल जाएगा, यानी कि चेयरमैन तो हो सकता है वही, लेकिन अब जो आपका तू है वो बदल जाएगा, हैदरी साहब नहीं होंगे। तो फिर बात चल रही थी हासिल बजिंजो साहब की, लेकिन उनके नाम को भी अपोज कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान अंदर से। तो इस वक्त बिल्कुल टच एंड गो है कि क्या होता है। इस पर हम बात करेंगे कि कौन चेयरमैन सेनेट होगा। नॉट दैट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन द लॉन्ग टर्म, ईगोज़ की जंग ज़्यादा है, वो भी इस पर बात करेंगे। आज फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना जो कन्वेंशन है, सोशल मीडिया कन्वेंशन, उसमें बात की और बहुत सख्त बातें की। और उन सख्त बातों में एक बार फिर एक तो अदलिया को एज एक्सपेक्टेड जो पुराना मंत्रा है दोबारा रिपीट किया, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट आया कि इस बार बाकायदा प्रॉप्स के साथ तकरीर चल रही थी। एक तराजू लाया गया और उस तराजू के अंदर क्या डायलॉग चले वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, उन पर ही बात करेंगे। और एक छोटी सी खबर है जो मैं कल भी उस पर बात कर रहा था, परसों भी, जो बिल्कुल सबके ये शोर वाले रेडार से नीचे है, वो है 13 तारीख। 13 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट चुनना है। इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हैं और उनकी प्रेसिडेंट होते हैं, इजलास होता है नहीं होता। कुछ ज़राए का कहना है कि शायद कल के इलेक्शन के बाद अचानक नवाज शरीफ साहब लंदन न चले जाएं। अगर वो लंदन चले गए अचानक, हालांकि अभी कोर्ट के ऊपर इशू है, इजाज़त अभी नहीं है, या किसी और वजह से वो पोस्टपोन हो गया, तो एक नए रिफ्ट का अंदाज़ा होगा और वो देखना होगा कि उसका सियासत पे क्या असर होगा। 3-4 ये चीज़ें हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आमिर मतीन साहब, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। आसमा शराजी, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। मेरा है, आपका क्या है? इंट्रोडक्शन करें। इरशाद भट्टी साहब हैं जी, वो कहते हैं मेरा इंट्रोडक्शन कराएं, वो ऑन एयर नहीं हो सकता। चलो वेरी गुड। आमिर मतीन, पहले तो बताएं ये तो हो जाएगा, कोई ना कोई चेयरमैन सेनेट हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो होगा, तो तजिया नहीं है। एग्जैक्टली नहीं। और वैसे भी यही सेनेट पे जाता कोई था नहीं, ईगोस की जंग नहीं है कि अगर PMLN का आता है तो PMLN कहेगी देखें ये एक और तमाचा है अदालतों पे, सब पे, ये एक और अवामी फैसला आ गया। और हमने एक जो बहुत ज़रूरी बात करनी, जो आज जूता फेंका गया, कल स्याही फेंकी गई, इस पर भी हम बात करेंगे। बल्कि इससे ही शुरू कर लेते हैं, फिर सेनेट पे आ जाते हैं। बहुत सीरियस इशू है। I'll start with you। जब खुद लीडरान हर फैसले को कहेंगे अदालत फैसला, अवाम फैसला करेंगे, तो फिर हर अवाम का जो बंदा उसने तो अपनी सोच, अपनी हैसियत और अपनी ताकत के मुताबिक करना है। वकील जो है उसने जाके आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में उनके चेहरे पे जाके इंक फेंक दी थी कसूरी साहब के। सिमिलरली कल किसी ने ख्वाजा साहब पे इंक फेंक दी, आज किसी ने जूता फेंक दिया। फिर तो अवाम के तो फैसले पर इसी तरह के होंगे जब आप इंस्टीट्यूशंस को साइड पर करेंगे। मालिक बिल्कुल, एक तो मजम्मती ज़ाहिर है की जा सकती है, पर उसमें फ़िक्रमंदी की बात की है कि ये लेवल बढ़ता जा रहा है। मुझस्याही आई, फिर जूता आया, और आगे पता नहीं क्या आ और जाएगा। लेटेस्ट आया कि उन्होंने दावा किया इमरान खान के जलसे में कि उन्होंने एक बंदे को पकड़ा है, और उसकी एक टेलीविजन पर रिपोर्ट ये चल रही थी कि जी मुझे राना सनाउल्लाह साहब के दामाद ने कहा कि तुम जाके अब इमरान खान पे कुछ फेंको, ये सुबह का हमने बदला लेना है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स कॉल्ड। इंडिया में आपको पता है रिसेंटली मोदी साहब को किसी ने नीच कह दिया था, और उसके बाद इतनी कि वहाँ पे शोर मचा के जी नीच आदमी कह दिया। तो हमारे यहाँ तो डाकू है,
और सारी पार्टीज कर रही हैं, ये कोई एक नहीं है। और अगर माजी में जाएंगे तो किसने क्या शुरू किया उसमें भी सारी आ जाते हैं, नून लीग वाले भी नहीं बचते। और जो मुझे याद पड़ता है, आप भी वहीं थे, कि ये हुसैन हक्कानी से 1988 और 90 के दौरान शुरू हुआ, कि उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी कैंपेन में जो अल्फाज इस्तेमाल गंदे इस्तेमाल होने वहाँ से है। बहरहाल अभी सारे कह रहे हैं और बिल्कुल मजम्मत, जो भी करेगा गलत कर रहा है। मगर मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि जब आप इदारों के ही ना छोड़ें, रोज़ इसी जलसे में भी, आज के जलसे में जिस तरह 5 जजों का नाम ले लेके क्या उनका कबूल करोगे, ये इदारों की बेइज्जती करके जो अपनी इज्जत बना रहे हैं ना, इससे ये इनकी भी इज्जत नहीं बन रही है। तो जाहिर है ये बड़ा ट्रेंड खौफनाक और एवरी डे लेवल बढ़ता जा रहा है, पता नहीं वेयर विल इट एंड। आई एम रियली वरीड। आसमा जब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले वो कहें कि मैं अदालतों, ये 5 जज, ये इंतकाम, बुग़्ज़ और ये और वो, पहले तो मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि इस चीफ जस्टिस एट अदालत को या कमर बाजवा लेड आर्मी को बुग़्ज़ क्या है मियाँ साहब से या इंतकाम क्या है। लेकिन वो उनको छोड़े, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 बारी जलसों में और इंटरव्यूज़ में कहा हम इन अदालतों को नहीं मानते, हम सिर्फ फैसले अवामी मानते हैं। तो ये तो खुद विजिलेंटिज्म और ये मॉब रूल को नहीं इंकरेज कर रहे। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ख़ास करके आज मुझे अफसोस हुआ ये तराजू देख के। और इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से फैसले होने शुरू हो जाएं अदालतों के अंदर और तराजू का मजाक उड़ाना शुरू हो जाए, तो ये तो फिर अच्छी बातें नहीं और अलामतें भी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि अदालतों को भी अपना काम जो है उस पर फोकस करना चाहिए। जो अदालतों के अंदर 34 लाख मुकदमे पड़े हुए हैं उनको भी निपटाना चाहिए, लोगों तक स्पीडी जस्टिस भी जाना चाहिए, उनके दरवाजे तक इंसाफ भी जाना चाहिए। उसके बाद ये जो लोगों के साथ मुआशरती इंसाफ है ये भी मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ऑन रिकॉर्ड, मुझे तो वो बाकायदा वो शिक याद नहीं है, उन्होंने 1-2 लेजिस्लेशन के पीसेस का रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि ये हम बार बार हमने बड़े नहीं, उन्होंने कहा हमने बार बार कहा है कि ये लेजिस्लेशन करें ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सकें, ताकि ये लंबी चीजें चल वो बिल्कुल सही बात है। और वसाइल उसमें अंदर दोनों और रिसोर्सेज दें, वसाइल जो है वो गवर्नमेंट ने देने Exactly. वो वहाँ पे वो मिल के पैकेज जाहिर है कि ये तो एक पूरी रिफॉर्म्स है ना, ये तो करना चाहिए थी जस्टिस चौधरी को, जो कि एक तरह से इलेक्टेड अदलिया आई थी, उनको करना चाहिए था। मैं उस पर नहीं जाना चाहती, बिल्कुल ये अदलिया अपना काम बिल्कुल ठीक करिए, चेक एंड बैलेंस जमहूरी निज़ाम में होता है और ये चेक एंड बैलेंस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट करे बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में ये भी करना चाहिए। मैं सिर्फ इस पे बात की। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त जूते फेंकने वाली सूरत हाल है, ये PMLN बताए ना कि किसने स्याही फेंकी है, उसके खुल के बताएंगे कि किसने फेंकी है। आज जूता जो मारा है ये किसने मारा है ये भी खुल के बताएं। ये क्यों नहीं उन असल लोगों का नाम ले रहे जिन्होंने ये जूते फेंके हैं, जो जूते फेंकवा रहे हैं। ये बड़ा गलत और गलत ट्रेंड है, बड़ा अलार्मिंग है। ये कोई नहीं बचेगा इससे, ये कोई। लेकिन आज मैंने एक और अलार्मिंग ट्रेंड देखा है जो मरियम ने स्पीच की है। मैं वो चाहता हूँ कि ये पीस चलाएं, क्योंकि उसके अंदर जिन्होंने एक बड़ा खतरनाक लाइन आज क्रॉस की है, उन्होंने आज कंपैरिजन रसूल पाक से कर दिया, अपने आप को हजरत फातिमा से कर दिया। मैं कोई पॉलिटिक्स की कुछ हदें होती हैं। जरा चलाइएगा जरा आज के वो पीस मरियम नवाज के। वो मंजर मेरी आंखों के आगे आ गया जब हमारे नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में नमाज अदा करते थे, तो जब वो सजदे में जाते थे, कुफार क्या करते थे? कुफार जो घिनौनी हरकत करते थे, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, वो उनके ऊपर से वो हटाती जाती थी और रोती जाती थी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि फतह हुई ना फिर, क्योंकि वालिद हक पे था, वालिद सच्चे रास्ते पे था, तो नवाज शरीफ जो आपका लीडर है, मेरा लीडर है, मेरा बाप है, वो भी हक के रास्ते पे है। इसका ये जो पलड़ा झुका हुआ है, ये इंसाफ का, ये खाली तराजू नहीं है, ये सिर्फ तराजू नहीं है, ये इंसाफ का तराजू है। और इसका जो पलड़ा झुका हुआ है, उसमें कौन बैठा है? उसमें लाडला बैठा है। ये कैसा इंसाफ है बताओ मुझे? क्या इस इंसाफ को मानते हो? इस
इस पर बात करूंगा। एक तो आपने देखा कि साहब भेड़ बकरियों की तरह लोग कंडीशन हो गए हुए हैं। उन्होंने कहा जब स्टेज से कोई सवाल होता है तो हमने जवाब में या हाँ कहना है या ना कहना है या नवाज शरीफ कहना है। वो पूछती पलड़े में कौन बैठे हुए, कहते हैं नवाज शरीफ, लेकिन वो चाहती ये थी कि लोग कहें इमरान खान, खुद उन्होंने कहा नहीं इमरान है। ये तो था लाइटर नोट पे, लेकिन उन्होंने मोस्ट सीरियस नोट भट्टी साहब, ये जब पहली उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया है नवाज शरीफ साहब का रसूल पाक से, अपना हज़रत आई मीन आप कह सकते हैं कि चीज़ों में आप एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हम हदें क्रॉस नहीं कर रहे। हाय शुक्र, मैं तो अभी आसमा को कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है करबला बच गया है, वरना वो भी उन्होंने उसमें ले आना था। अफसोसनाक बात है, मरीम को सीरियस क्यों लेते हैं? मरीम की काबिलियत क्या है, एहलियत क्या है कि एक वज़ीर आज़म जो 3 मरतबा हमारा है उसकी एक बेटी है सिर्फ? नहीं, मेरा ख्याल है टू बी फेयर इन हर ओन राइट वो एक पॉलिटिकल लीडर बन चुकी हुई है। आपकी नज़र में बन चुकी होंगी, मेरी नज़र में नहीं बन सकी। नवाज शरीफ साहब ने देखिए मालिक साहब, फुली उन्होंने मालिक साहब आप इतना तो मुझे हक देते हैं ना कि मैं अपनी राय दे सकूं कि मेरी नज़र में तो पॉलिटिकल क्या पी तक भी नहीं पहुंची। आप मुझे पूछो ना सीरियसली कोई तो नंबर वन। नंबर 2, इनकी कौन सी बात सीरियस ले? यानी वो जो इन्होंने कहा था, गिलानी साहब को मैसेज भिजवाया था, ट्वीट किया था कि अदालत का एहतराम करो, वो सीरियस ले? या वो लें जो जावेद हाशमी को कहा था एहसान फरामोश, बीमार और बेकार आदमी, और फिर वेलकम टू होम? या वो सीरियस लें जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जाली पेश किए थे उधर सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे एक कौमों में वक्त होता है, वो एक लम्हा गुजर गया जिसमें इनको 7 साल कैद होती तो ये तराजू लेके आज जेल में बैठी होती और तोल रही होती कि इसमें कौन है और इसमें कब। जहाँ तक ये मिसालें देने का मैं क्या अब कहूँ, नवाज शरीफ कहाँ और उनकी खाकों की खाकों भी कहा, करप्ट आदमी, एक कन्विक्ट आदमी, और जिसने अगर एक अवामी अदालत ज़ैनब की अदालत लग गई ना, इनके जो सड़क पर जिसने बच्चा जना था रक्शे उस औरत की अवामी अदालत लग गई ना, और अगर जो गुजरावाला रक्शे में बच्चा पैदा हो तो उसकी अवामी अदालत लग गई ना, जो और मैं इस पर बात करता हूँ। प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि रजा रब्बानी साहब बिलावल हाउस पहुंच गए, तो इट मींस ही माइट हैव बीन कॉल्ड जरदारी हाउस, सॉरी पहुंच गए। अच्छा, अगर करेक्शन कर लें, आप कह रहे थे कि ईगोज की लड़ाई है। ईगो की लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आसिफ जरदारी की ईगो का मसला था। वरना मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, नून लीग ने बड़ा अच्छा फैसला कर लिया था। अखलाकी तौर पे वो नज़र आया कि जी उन्होंने अपोजिशन का एक कैंडिडेट चूज़ कर लिया। सियासी तौर पे नंबर्स में वो स्ट्रॉन्गर इससे हो जाते हैं, तो आसिफ जरदारी साहब को क्रेडिट दे रहना चाहिए कि जी हमारा कैंडिडेट है। उनकी पता नहीं क्या ज़ाती प्रॉब्लम है रज़ा रब्बानी से कि जब तक कोई उनकी चमचागिरी ना करे उनको कोई पसंद ही नहीं। अच्छा, वैसे यू सो राइट, हमारे एक बड़े अच्छे आपके हमारे म्यूचुअल जर्नलिस्ट दोस्त हैं जरदारी साहब को बड़ी अच्छा जानते हैं। उन्होंने ऐसी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा जरदारी साहब का डिफरेंस क्या है रज़ा से, व्हाट इज़ रॉन्ग? उनका कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 कुछ ओकेजन्स पे उनको बुलाया जरदारी साहब ने, वो नहीं गए। तो ये जो दरमियान में लोग थे उन्होंने उसको बड़ी हवा दी, देखिए आपने बुलाया नहीं, इंडिपेंडेंस रख तो रहे थे। नहीं, और उसके अलावा कोई नहीं गए तो उस पर उन्होंने उसको पर्सनल स्नब ले लिया और वो नाराजगी चल रही। आसिफ जरदारी साहब ने बीबी के साथ जो भी कोई उनके क्लोज साथी था, एक को चुन के एक उनको एक्सेप्ट ये आखिरी रह गए जिन्होंने सबमिट कर दिया था। एक मिनट, जिस तरह के एतजाज से आपको याद है, एतजाज को उन्होंने पहले फरतुल्लाह बाबर मिनिस्ट्री नहीं दी थी, फिर सेनेटर नहीं बनाया, इस तरह बाबर साहब तो अब फेज आउट हुआ। शहरी फॉर सम टाइम आउट थी, बैश तो खैर अभी उनकी ख्याल उनका ख्याल मगर रजा से प्रॉब्लम यही है कि रजा उनको वो चाहिए, सबमिशन चाहिए, वो भी बादशाह है ना, तो वो और कुछ नहीं था मेरा ख्याल। उनकी गलतियों की वजह से अगर हारेंगे पीपल्स पार्टी वाले तो आसिफ जरदारी की वजह से। देखिए जितने भी फैसले इस दफा सेनेट पे किए हैं वो बिलावल ने किए, जितनी भी टिकटें आई हैं उनमें से एक टिकट भी जरदारी साहब ने नहीं दी, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। और ये भी तय पाया था कि बिलावल ही मुंतखब करेगा फाइनली जो भी कैंडिडेट होगा। अब जाहिर है ये होना यही था जो रजा रब्बानी अच्छा चले रजा रब्बानी ने नहीं होना है। आप ये कहते हैं बिलावल के पास तो अपनी दुबई की टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते, वो भी उसको वाले साहब से लेने पड़ते हैं। जो लास्ट टिकटें बिलावल की जो लास्ट टिकटें खरीदी थी ना, उसी से वो बेचारी मॉडल गर्ल की भी टिकटें खरीदती थी। जमहूरियत का हुस्न देखें, बिलावल रज़ा रब्बानी को टिकट दे रहा है, अल्लाह माफ करे, वो रूसी गुलामी की था। देखो हम खुशी से बता रहे हैं, ये क्या बात है, ये तो अभी चल रही है साउथ एशिया में ऐसी सियासत तो वो देखिए ना, राहुल गांधी और उसकी बेटी नहीं
राहुल भाई, का ऐसे बात एग्जाम्पल- बड़ी साहब एक सेकंड आसमा- मैं ये वैसे फैसला लोगों ने एक सेकंड करना है, और हम पार्टी उनकी फैसला नहीं, कर रही वहाँ है। गाय को सेकंड, गाय बड़ी जो साहब, गाय बड़ी का- साहब, गाय का दर्जा देते हैं हम भी दे लें, जो इतने खुदाओं को मानते हैं हम भी बड़ी दे साहब लें। रोक ले रोक ले रोक ले एक तो फिर सेकंड आप अपना आप करें। उसमें- यार अभी लेट्स हैव सम देखिए, अभी बारी बारी जैसे लेट्स हैव आपने- सम ऑर्डर आपने जैसे ये लेट्स बात हैव कही सम है, ऑर्डर कैसी बात बड़ी साहब एक यानी शुरू बिलावल टिकट बड़ी साहब दे रहा है, खा जाओ, क्यों सुबह ना दे कर रहे भाई, हैं। उनकी पार्टी को बड़ी कोई साहब बात एतराज करिए, ये नहीं जमहूरियत है, है। उनकी हेलो, पार्टी को कोई हेलो। एतराज नहीं, आपको क्या भाई वो एतराज तो हो सकता गुलाम है, गुलाम होते रहे और हम गुलाम। उनको प्रमोट कर रहे बड़ी हैं। साहब होते रहे गुलाम। उधर मरियम उधर टाइम आउट टाइम आउट आउट हो टाइम आउट चिल 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 ठीक है। टाइम आउट संजीदा हो गए भट्टी साहब तो बहुत। नहीं नहीं मैं माजरत चाहता हूँ। अरे आ जाओ, आ जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अब सब्जेक्ट से हट जाएंगे लेकिन मुझे मौरूसी सियासत में कोई प्रॉब्लम नजर सर, नहीं आती। मौरूसी गुलामी, अगर लोग सियासत नहीं, अपनी गुलामी। गुलामी और चीज़ जगह है। अर्न करके आए हाँ। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है इन्फ्लुएंस होता है वकील का Process वकील से बनता सर, है नहीं, जर्नलिस्ट वालों पार्टी का पूरी। जर्नलिस्ट बनता है सियासतदान का बेटा सियासत आपको समझता है कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग प्रोसेस में से गुजरो हम बड़ी बार ये बात राहुल कर की चुके हैं आसमा एग्जाम्पल इसलिए शायद ठीक नहीं है कि वो 47 साल की उम्र में अब जाके पार्टी का प्रेसिडेंट बताया है। अब वो ऑलमोस्ट नहीं, ये डिफेंड मरियम डिफेंड बड़ा है। मैं जरा कोर्ट पे आ जाऊं अच्छा मेरा देख ले, बीपी को देख ले। मेरा बड़ा बीपी कंसर्न की स्ट्रगल लंबी है बहुत, उसका कोई मेरा comparison बड़ा नहीं। कंसर्न जो सा है वो है ये मजाक है orchestrated जमहूरियत के attacks साथ, on पार्टियों के judiciary। साथ। देखिए वो इसलिए कि पहले एक इन्होंने स्टोरी बना दी एक नैरेटिव बना दिया और अच्छा बना के बेचा उसमें कोई शक नहीं है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो बाप को निकाल दिया और इस सबको पता है कि ये गलत है टोटली फैक्चुअली गलत है और बड़ी बातों पे गलत बयानी करते हैं जिस तरह इन्होंने रेडले की टेस्टमनी पे कहा कि जी उसने हमें क्लीन बिल दे दिया उसने क्लीन बिल नहीं दिया उसने कहा फॉन्ट था सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास लाइसेंस के पास ट्रायल के लिए था मार्केट में नहीं था इन्होंने कहा जी उसने कहा फॉन्ट अवेलेबल था वो गलत बात की इन्होंने जब सेनेट की तारीख हुई सुप्रीम कोर्ट की तो मरियम बीबी ने कह दिया कि जी देखें कोर्ट ने तो 13 तारीख रख दी है हमारे बंदे बाहर निकाल दिए कोर्ट ने तारीख 11 रखी हुई थी इन्होंने उस पर झूठ बोला ये तमाम चीज़ों पर झूठ बोलते हैं अब जो ये इशू बन रहा है जो आज भी मैं देख रहा था जो हमें बात करने की ज़रूरत है कि ये जो अब एक नया ये बयानिया बन रहा है यही पलड़े वाला सब कुछ ये आमिर ये बयानिया ये नहीं बन रहा था कि जब जो एक्सपेक्टेड कन्विक्शंस हैं क्योंकि फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुआ जी 6 महीने में कुछ नहीं मिला 2 महीने में क्या मिलेगा जवाब आपने देने हैं जेआईटी ने कुछ नहीं ढूंढना कोर्ट ने कुछ प्रूव नहीं करना आपने जवाब देने तो क्या अब ये नहीं बना रहे कन्विक्शन कि जी क्योंकि हमने कोर्ट्स को इतना क्रिटिसाइज किया है तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से पूरा जनाब प्रेशर है और हमें इंतकामी तौर पे सजाएं मिल रही हैं ये वो नैरेटिव बन रहा है वो सैडली मालिक अभी भी हम कहते तो रहते हैं कि लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं टेलीविजन की वजह से है पर लोग वो तो नजर आ गया पलड़े में कौन बैठे लोग हैं नवाज शरीफ हालांकि उन्हें इमरान की बात हो रही थी मैं इसे जानू जर्मन सिंड्रोम रखा हुआ है कि आप सुने ही ना अगले की बात और अपनी इंग्लिश को जर्मन कह के जो जिस तरह मर्जी करने कहें जी हम जीत गए तो वो बयानिया बिकता जा रहा है बात यह है कि ये मानना पड़ता है कि उनके जलसे बड़े होते जा रहे हैं मगर ये ख़तरनाक बात है अगर आप बिल्कुल इशू से हट के एक सियासी एक मज़ाक किस किस्म का एक बयानिया पकड़ लेते हैं और रिपीट करते जाते हैं वो सेल करता है मगर इसके अंदर ये है कि वो जो मैं कह रहा हूँ अपनी इज्जत बनाने के लिए अदारों की जो बेइज्जती कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गिराना मकसूद है उससे इनकी अपनी विक्ट्री भी नहीं है और मुझे ये तकलीफ इसलिए होती है कि बड़ी माजरत के साथ मरियम बीबी आप भी जाते रहे हैं कि इनके इत्तेफाक फैमिलीज़ के बच्चे हमारे साथ स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो मुझे याद है इनके घरों में जब हम जाते थे आप भी शायद थे तो वो आपस में दिन को मर्द हजरात कामों पे चले जाते थे औरतें सारा दिन लड़ाई करती रहती थी और लिटरली अभी मैं बड़ी माजरत के साथ मरियम बीबी कई दफ़ा लड़ाई की जो टोन होती है वो वही होती है जो इनके घरों में मैं देखता था कि वो सारा दिन जो है ना एक दूसरे के साथ वो बर्तन चलते रहते थे लड़ाइयाँ बाकायदा बर्तनों की लड़ाइयाँ होती थी मैंने खुद देखी हुई हैं तो वो लेवल नहीं है ये नेशनल लेवल पे जब आप स्टेट्समैन बनने जा रहे हैं या पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं आपको एक ठीक है पब्लिक को देख के आप इस तरह की बात करते हैं बस संजीदा बात करनी चाहिए अदारों का एहतराम बहरहाल अगर आप डेमोक्रेसी आप जो कहते हैं उसके नतायज हैं जो करते हैं उसके नतायज हैं सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं डेस्परेशन में कर रहे हैं मगर इसमें जीत के भी जीते अच्छा ब्रेक पे लेनी ब्रेक के बाद ऐसे ही पूछ लेंगे कि कल नवाज शरीफ साहब ने वो पीस भी बल्कि वो अगर भट्टी साहब आप चला दें वो जो बगावत वाला भी पीस है वो वाला चला दें उसमें भी आगे ब्रेक के बाद बात कर लेंगे कि बगावत का भी अनाउंस कर दिया उन्होंने पहले इंकलाब था फिर नजरियाती हुए अब उन्होंने कहा मैं बागी भी हूँ तो ये बगावत किसके खिलाफ है और बाकी बातें ब्रेक के बाद करेंगे
जी वेलकम बैक टू द शो। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने अब ऐलान बगावत भी कर दिया है। कौन सी बगावत है वो मेरी तो अभी समझ से बाहर है कि नज़रिया तो अभी सर्वाइवल का था। जाते वो जब हैं अपने जहाद पे तो सरकारी BMWs होती हैं, सिक्योरिटी होती है, एवरीथिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही, एक पैटर्न बड़ा क्लियर है कि एक बिल्डअप हुआ है पिछले इन महीनों में जब से उनका डिसमिसल हुआ है कि जो फाइनल अल्टीमेट कॉन्फ्रंट्रेशन होगी जुडिशरी के साथ और ये पब्लिक फैसले और वाम की अदालत के जो ये सारा नज़र आना शुरू हो गया इसका उससे क्या ताल्लुक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसा आपकी मेमोरी फ्रेश करने के लिए ये थोड़े से आप उनके क्लिप्स देख लीजिए जो उनकी तरफ से आते रहे हैं। 1 मिनट में 5 जजों ने फारिग कर दिया। करोड़ों अवाम के वोटों की ये करोड़ों अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? पनामा बेंच के वो 5 जजों ने जिन्होंने नवाज शरीफ को गाली दी, 5 बंदे कितने बंदे? सदाकत और अमानत के पीछे फिक्स्ड मैच है। ओ भाई अभी दिल नहीं भरा आपका, अभी पेट नहीं भरा आपका। जरा कोई ये भी देख ले कि कौन कौन से जज नवाज शरीफ के दस्तकों से आज आला अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या उनको भी खत्म करना है? ये दोहरे मेयार और ये इंसाफ का खून ये नहीं चलेगा। इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? फिर तौहीन अदालत लगा देते हो। सियासी पार्टी बना दी आपने, 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने लाके खड़ा कर दिया। हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं। कब तक वो साजिशी मोहरे जिनको अदालतों में कटहरों में खड़ा होना चाहिए था, कब तक वो अदालतों के तर्जुमान बने रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात मानू? नो, बिग नो। ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ रेफरेंडम है, रेफरेंडम। नहीं मानते? नहीं मिलॉर्ड नहीं, ये हम आपको नहीं करने देंगे। वजीर आजम को फारिग कर दिया, कोई 100 रुपए की भी रिश्वत का इल्जाम नहीं है। उठो और इन साजिशी मोहरों को, नवाज शरीफ के दुश्मनों को, साजिशी मोहरों को सबक सिखा दो। इस मुल्क में पिछले 70 सालों से बड़े जुल्म हुए हैं। मैं 70 सालों की इन पॉलिसियों के खिलाफ मैं बगावत करता हूं, बगावत। जी ब्रेक तो नहीं थी, मैं उस पर इतना महव हो गया था, इतने पसंद आया। बगावत तो स्टाइल में है ना, बगावत है, मगर वो आपको पता है वो सिक्योरिटी भी चाहिए। 10 बिलियन रुपए जो हैं वो सिक्योरिटी पे खर्च दिए, इनका जो खर्चा आया हुआ है। ये VIP स्क्वाड भी चाहिए, ये हेलीकॉप्टर भी चाहिए, ये फूल पत्तियाँ भी चाहिए। ये इम्तिहान होगा जब ये DC बहादुर चले जाएंगे जलसे इकट्ठे करने के लिए ना, उस वक्त है। मगर एक बात है कि ठीक है ये उठान भी नज़र आ रही है, मगर आज डिविजन्स भी नज़र आई। आज जो है हनीफ अब्बासी साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के करीब माने जाते हैं, उनको बाकायदा बड़ी बदतमीजी से कोनी मार के ना पीछे किया गया। और आपने देखा होगा स्टेज पे वो नज़र नहीं आ रहे थे। एक तरफ मरियम बीबी कर रही थी, दूसरी तरफ शहबाज साहब जो है वहाँ पे गुजरांवाला में कर रहे थे। तो एक किस्म का अंदरूनी जानशीनी की लड़ाई भी नज़र आ रही है कि, और ये पिंडी याद रहे कि यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब हैं, फिर चौधरी निसार साहब भी एक आदमी हैं, वो पिंडी के हमेशा वही इंचार्ज रहे हुए हैं। तो ये मज़ीद तकसीम बढ़ी, तो ये अपनी रेटरिक अपनी जगह, मगर सियासी अगर अमली तौर सियासत को देखेंगे तो ये मुझे तो तकसीम नज़र आ रही है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी फायरिंग हो रही है वो मियाँ साहब और मरियम की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी अदलिया के खिलाफ या कोई, वो तो बाकी भी खामोश है। कोई ऐसी चीज, कोई कुछ भी नहीं। गुलाम दस्तगीर की ख्वाजा आसिफ नहीं बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ नहीं आ रहे, गुजरांवाला में थे। इवन स्पीकर इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट एनीमोर। बिल्कुल एहसन इकबाल साहब की सिर्फ 2-3 वो लोग बोल रहे हैं जो वजीर बने हैं अपनी शोला बयानी पे, और वो लोग बन रहे हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर, जो उनका ख्याल है कि शायद मैं कंटिन्यू कर सकूं। पार्टी में एक लाइन खींची जा रही है कि या इधर आ जाएं या इधर आ जाएं। वो हर एक को ये कहा जा रहा है, अच्छा आप उसके जलसे में गए थे, वो मार्क ढो रहे हैं। तो ये वो नजर आएगी जो ही ये हुकूमत के साथ होते हैं, झटका जब लगता है ना, फिर देखना होता है कौन आपके साथ। बड़ी साहब 13 तारीख को अगर इजलास हो जाता है,
शहबाज शरीफ सदर बन जाते हैं परमानेंट, तो उसके बाद आपके ख्याल में क्या पार्टी में रिफ्ट बढ़ेगा कि कम होगा? क्योंकि वो जाहिर है लोग उनको देख रहे होंगे कि वो अपनी पॉलिसी चलाएं नॉन कॉन्फ्रंटेशन की, सबको साथ लेके चलने की, जो क्लैश में आएगी मियाँ साहब की, मरियम की पॉलिटिक्स जो बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन में है, उनकी बका है निज़ाम चलने में, मियाँ साहब की बका है निज़ाम गिरने में, और अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, उससे पहले दो, ये जो बाशऊर अवाम और अवामी अदालत है ना, अगर हमारी अवाम बाशऊर होती तो असगर खान अब तक प्राइम मिनिस्टर होता, जिंदा मरने तक, अल्लाह उन्हें मगफरत करे। अगर वो, दूसरी बात यह है कि 2018 में मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप भी कर जाए तो फिर भी क्या है, कोई सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी? जितना जोर बार लगा रहे हैं इससे थोड़ा सा आधा भी लगा लें तो अंदर सबूत दे दें तो जान बच सकती है। तीसरी बात, आपका क्वेश्चन वही है कि जो शहबाज शरीफ वाला, ये ऑलरेडी रिफ्ट जारी है। देखिए बादशाह, मैं इसलिए पूछा मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, बाकियों को बशर लेना चाहता हूँ कि हमारे सारे रेडार पे ना फैला हुआ सेनेट ये वो, मेरे ख्याल में ये वो क्वाइट डेवलपमेंट है नहीं जिसका पूरी नेशनल पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगी मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स। मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के जो कंटोर्स हैं, जो खदोखाल हैं, वो डिसाइड करेंगे दूसरों की पॉलिटिक्स, जो पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, तो ये हर एक को अफेक्ट होगा। ये शाही खानदान है, और शाही रियासती खानदान इदारों का ताल्लुक मुस्लिम लीग के साथ वो भी डिफाइन होगा या रीडिफाइन होगा। 2 महीने का जो टाइम मिला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है इवॉल्व भी होंगी, और किसका बहुत 2 सारी महीने चीजें, ये 2 महीने जो नैब जिस की शर्तों अदालतों पे ने ये फैसला माफी करना चाहते हैं वो शर्तें कोई दे नहीं सकते। बेशक बेशक, लेकिन अब आपने कुछ जैसे कहा कि अब देखना यही है कि अब मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे, क्या है, क्योंकि शहबाज साहब ने अगर सदर बनना है, जो कि उनकी तारीख आ गई है बनने की, मुस्तकिल मेरा सदर, ख्याल है वो सदर वैसे बन भी जाए, मेरा ज़ाती ख्याल है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये क्लियरली मैसेज दे दिया कि ऑन पेपर जो मर्जी सदर हो जाए, फैसले उन्होंने ही करने हैं, उनका करने का और मतलब यही है, और मरियम यही बीबी ने करने हैं। लेकिन मरियम बीबी के फैसले- क्वेश्चन है, नहीं, अगर यही होता तो फिर वो सदर भी ना बनाते। और आज चौधरी क्या निसार सदर ने बनाने का statement मतलब भी- ये नहीं है कि ये वो ताल्लुकात जरा बेहतर करें, वो टेंशन नीचे लाएं और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना नैरेटिव डाइल्यूट करें, तो फिर आप दोनों तरफ से बचते हैं। नहीं, मेरा ये कोशिश की गई थी कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने, मगर वो चली नहीं है। शहबाज साहब अपने आप को नवाज शरीफ साहब की इस पॉलिटिक्स से, ठीक है वो कम फौज के अदालतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मगर इस बयानिए से वो अलहदा नहीं कर सकते, नहीं कर पाए हैं। तो मेरा ख्याल ओवरऑल, और ख़ास तौर पे उनके खिलाफ भी जो ये मुकदमात चल रहे हैं, आचिमा, आशियाना और चप्पन कंपनी, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन दोनों तीनों से। क्या शहबाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से मुस्लिम लीग की सियासत और ये जो रेटरिक कॉन्फ्रंट्रेशन की है, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑन पेपर नहीं, इफेक्टिव प्रेसिडेंट बन जाएं, अगर नवाज शरीफ साहब साइड पे हो जाए तो फ़र्क पड़ सकता है, वरना वो जो कि पॉसिबल मुझे नजर होंगे नहीं कि आ करना पड़ेगा? नहीं, वो उनमें हिम्मत नहीं है, वो अपने भाई के साथ चलेंगे, हल्की बुल्की ये वो ऐसे ही थोड़ा सा ड्रामा कर देते हैं, मगर वो बिल्कुल में हिम्मत ही नहीं है। आज आपने चौधरी निसार साहब का एक ज़राए के ज़रिए से स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि वो तैयार है शहबाज साहब के साथ, और शहबाज साहब ने शायद कोई ब्रिज बनने की कोशिश की है, लेकिन मियाँ साहब ताहाल नाराज़ है और माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये खबर ब्रेक हुई है। अब मसला ये कि अब शहबाज साहब अगर आते हैं तो चौधरी मियां साहब को शायद माफ कर दें, मरियम ने माफ नहीं तो करना। चौधरी निसार का क्या किरदार होगा? क्या शहबाज साहब उनको छोड़ के आगे देखें? एक शहबाज शरीफ की टीम है और एक नवाज शरीफ की टीम है। नवाज शरीफ की टीम जो है वो विजिबल है, जो रोज पंजाब हाउस में आपके ख्याल में पॉलिसी चेंज होगी नहीं चेंज होगी चेंज, और किस तरफ टिल्ट करेगी? देखिए अगर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, शहबाज शरीफ के बयानिए पे कि नवाज शरीफ के बयानिए पे? देखिए बयानिया तो इलेक्शन तक नवाज शरीफ का रहेगा, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ का होगा। बड़ी साहब नहीं, देखिए बात ठीक वो है, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है ना किसका होगा। हाँ, उसके बाद फिर मुझे तो अभी मुस्लिम लीग टूटती नजर आ रही है। इस शहबाज शरीफ सदर बन जाए या नवाज शरीफ सदर है, उसकी वजह यह है कि मरियम और नवाज शरीफ ने रुकना नहीं है, शहबाज शरीफ ने बेबस हो जाना है, और वो राजा जफरुल हक जैसी चेयरमैन, लेकिन अगले 1-2 महीनों में फैसले भी आने हैं, उसके बाद पूरी और चार जो केसेस हैं ना, 4 केसेस उनके तो ऑलमोस्ट 90% मुकम्मल हो गई। ज़िमनी रेफरेंसेस और 2 और केसेस हैं जिनके लिए 2 महीने में। अच्छा, एक मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट भूल गई है 62(1)(f पे फैसला देना?
तो थोड़ा सा जितनी स्पीड से चला था वो फैसला, मेरा ख्याल वो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है वो 203 से पहले आना था, एकदम पहले, वो शायद अनकरीब आएगा, थोड़ा सा बैकड्रॉप पे चला गया हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो फैसला चल रहा है तो वो वही रहेगा, कोई ऐसा स्टेटस को ही रहेगा। कोई मुझे जिस तरह प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसकी, उसमें वो कोई स्टेटस को में तब्दीली कोई मेरे ख्याल से आज के तराजू के बाद काम जरा तेज हो जाए। मगर ये बता देना चाहिए कि नारे का जवाब क्या दें, नारे का जवाब गलत एम्बैरेसिंग होता है। टेस्ट ये होता है मालिक के, जब आप ताकत से हट जाएं तो फिर इस तरह के जलसे करके दें, फिर इस तरह के नारे मार के दिखाएं, फिर पता चलता है। अभी डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस वाले हैं, वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं, ताकत में हैं, बाद में जब करेंगे ना फिर देखेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे कौन कौन साथ खड़ा होता है। और अभी तो वो कंटेम्प्ट के भी केस चल रहे हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी, लेकिन मैंने एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा अगर कन्विक्शंस होगी नवाज शरीफ साहब की तो क्या होगा। वो खुद भी बाय द वे आजकल आप समझ ही गए होंगे, उनको खतरा है कि मैं आज या कल शायद उठाया भी जाऊं। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि अगर ये कन्विक्शंस होंगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी लोग सड़कों पे निकल आएंगे। तो मैं कहा चलें एक आध दिन, मैं कहा मुझे आप 6 बंदे बता दें आपकी पार्टी में जो इस काबिल हैं कि रोज़ाना 10,000 बंदे का कहीं ना कहीं मजमा इकट्ठा करके एजिटेशन करें और 2 हफ्ते कर लें। वो मुझे कोई नाम नहीं दे सके, आप दे सकते हैं? नून लीग की बात यह है कि सड़कों की एजिटेशन की कोई तारीख नहीं है, और इसको ये कहना कि ये जब आए थे इधर पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, अभी टेस्ट नहीं इनकी हुई हुई है। एक ही दफ़ा इम्तिहान में आए थे और मियाँ साहब दुबई भाग गए थे। सो ये अपोजिशन में रह के ये लड़ाई करना, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। 100 आदमी वो है इनकी पार्टी में जो अभी पिछले इलेक्शन में जिसने ज्वाइन किया है, वही 100 आदमी जो है उससे पहले क्यू लीग के साथ था, उससे पहले मुशर्रफ के साथ था। तो 100-150 आधी पार्टी तो ये किराए पे आई हुई है ना। वो देखेंगे अगली दफ़ा कौन किराए पे लेके जाता है उनको। चले ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आगे 1-2 बातें और करनी है आपके साथ, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। आप तो बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए, लेकिन आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि संजरानी साहब बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट होंगे और डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवी वाला होंगे सिंध से। और सलीम मांडवी का पहले नाम चल रहा था कि शायद ये चेयरमैन सेनेट के लिए हो गया, लेकिन इट मीन्स जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, रजा रबानी की फाइल खत्म। वेरी क्विकली, हम आखिरी 2 मिनट हैं, क्या होता है? अब लीग का बंदा अब वो अनाउंस करेंगे? मेरा ख्याल अभी नंबर्स गेम में नून लीग और उनके एलाइज बहुत ज्यादा आगे हैं। दूसरा, ना सिर्फ सियासी तौर पे, हासिल बजिंजो साहब का बलूचिस्तान भी है, मगर JUI अपने डिप्टी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो हासिल से उनको शायद इतराज दोनों डिप्टी और चेयरमैन दोनों एक सूबे से करना मुश्किल हो जाएगा अभी। जो भी मगर मेरा कैंडिडेट वहाँ वो लेके आएंगे नंबर्स गेम में, वो इनसे इनके पीपल्स पार्टी कैंडिडेट से आगे हैं। मगर तकलीफ दे बात यह है कि संजरानी साहब बड़े मशकूक हालात में वो सेनेटर बने हैं, इंडिपेंडेंट चेयरमैन के लिए आपको वो आदमी चाहिए जिसका कोई कद काट हो, कोई लीगल अफेयर्स का पता हो, आइन का पता हो, और एकदम एक बंदा को उठा के जिसका कोई ना पॉलिटिक्स का पता है ना कुछ है, इंडिपेंडेंट भी वो मशकूक हालात में बड़ी उसमें सेनेटर इलेक्ट हो और आप कहेंगे चेयरमैन। ब्रेक वाला दावा खत्म हो गया था पहले दिन से, बुरा डिसीजन है ये, बुरा डिसीजन है, क्योंकि वही बात जो आमिर साहब ने कहा है उसको रिपीट करने का फायदा नहीं दोबारा। लेकिन वही बात है कि जिसका तजुर्बा नहीं है, एक्सपोजर नहीं, और फिर नंबर, अब पता नहीं नंबर कौन होगा और फिर कितना आएगा इनके पास। और PMLN अब अपना जो कैंडिडेट लेके आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उसके पास क्या है और उसको कौन बन सकता है। ख्याल है PMLN बजिंजो साहब के ऊपर मेरे ख्याल है राजा जफरुल्लाह किया, बजिंजो साहब के ऊपर राजा जफरुल्लाह बेहतर कैंडिडेट होंगे। 2 फॉर राजा जफरुल्लाह का आप बताइए। नॉट ए गुड चॉइस। मेरी ख्वाहिश थी कि और ख्वाहिश है कि सेनेट अपोजिशन के पास रहे, हाउस इस मौजूदा सियासी सूरत में, क्योंकि बादशाह एक पूरा ख़ानदान पूरा मुल्क एक बादशाह को ऊपर लाने के, तो अपोजिशन के पास सेनेट रहे, लेकिन नॉट ए गुड चॉइस। और अब देखिए क्या होता है। मगर हाँ, मैं वो एक भूल गया था, वो अपने शुरू में क्लिप चलाया था मरियम का। मेरी ख्वाहिश है और मैं मुतालबा करता हूँ कि मरियम साहिबा कौम से माफ़ी मांगे
हज़रत फ़ातिमा को अपने आप से मिलाने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप को मिलाने के लिए। ये बहुत एक ख़त्म नबूवत वाला पहले हमारे सर पे डाला था, ऊपर से ये डाल दिया। इनको फौरी तौर पे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत खराब इस्तिहारे के तौर पे था, इसको इस्तिहारा मेरा वक्त खत्म हो गया, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बेहतर था, एक सेकंड अपनी फिनिश। नाज़रीन बेहतर था कि रज़ा रबानी आ जाते, इज़्ज़तदार थे, डिग्निफाइड थे, बड़ी उन्होंने तरीके से चलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ईगोज़ की जंग में एक बहुत अच्छा बंदा चला गया सेनेट की चेयरमैनशिप से। लेट्स होप फ्यूचर इज़ बेटर फॉर अस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।